आप लोग ये मैसेज में सारे स्टूडेंट जो है ना वो अपना अपना ये नेम लिख के चैट में सेंड करते जाएं, रोल नंबर मैं वहां से अटेंडेंस लगा लूंगी, मैं वैसे अटेंडेंस नहीं अभी लगा रही। अच्छा जी, एग्रीकल्चर प्लानिंग है स्टूडेंट। एग्रीकल्चर प्लानिंग से आपका सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे ही आप नोट करते हैं कि एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो इसका मतलब है दो चीजें की डिस्कशन जो है वो आपके पास आ जाएगी। ये रेवेन्यू फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे हम, प्रॉफिट के बारे में, कॉस्ट के बारे में, इसके बारे में। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि जैसे ही एग्रीकल्चर की बात आती है दो चीजें आ जाती हैं। एक तो किसी भी क्रॉप है उसकी फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कशन हो सकती है, ठीक है, और वो जमीन से रिलेटेड के फार्म के खेत के बारे में बात हो सकती है, फसल के बारे में बात हो सकती है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप इस क्वेश्चन को देखिए जरा। A corporate agriculture organization has 3 separate farms which are to be used during the coming year, ठीक है। Each farm has unique characteristics which make it most suitable for raising one crop only। यानी कि कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि हम इस तरह करते हैं कि एक बजाय इसके कि एक ही फसल उगाई जाए, हम उनकी एफिशिएंसी को डिफरेंट जगह पे अप्लाई करने के लिए मींस कंबाइन भी अगर जमीन है उसके 3 पीस किए और 3 फार्म्स का उसको नाम दिया, और हर फार्म के अंदर एक ही फसल, उन्होंने कहा कि हमने एक ही क्रॉप, वन क्रॉप ओनली, हर फार्म में एक ही क्रॉप जो है वो उसको जो है वो यूज किया जाएगा, उसको फर्टिलाइज किया जाएगा, और ताकि उसकी एफिशिएंसी भी देखें और उसके इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर प्लानिंग तो यही होती है ना कि आपके पास इस बीज को लगाने से इतनी कल्टीवेशन हुई है, यानी कि तो अगली दफा अगर इम्प्रूव किया जाए तो कितनी कल्टीवेशन होगी। फिर ये भी चीज आ जाती है कि कौन सी चीज लगाई जाए तो हमें ज्यादा प्रॉफिट है। टेबल 5.1 इंडिकेट्स। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें होती हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होती हैं, जस्ट लाइक आप कह लें कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और कुछ होती हैं जो प्राइवेट के तौर पे, ठीक है। जो प्राइवेटाइजेशन के अंदर अपनी जमीन पे चीज उगाएगा ना वो अपना प्रॉफिट देखेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट के हिसाब से अपनी चीज को यूज करेगा वो ये चीज होती है कि उस मुल्क के अंदर, उस कंट्री के अंदर उस चीज का खत्म ना हो, चीज ना खत्म हो। अब जैसे आप देखें कि एक फ्रूट है, शहतूत है, तो मैं उसके बारे में देख रही थी कि उसकी लाइफ टाइम जो होती है वो बहुत कम होती है और उसको इतना शायद प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन गवर्नमेंट जो है चूंकि वो चाहती है कि ये हमारे कंट्री के अंदर इस फ्रूट का नाम भी रहे कि हमारे पाकिस्तान में ये फ्रूट भी उगाया जाता है या इस तरह से, तो उसके लिए वो चाहे उसमें कम भी प्रॉफिट हो रहा तो वो जहाँ पे अपनी हुकूमत ने चीजें लगाई होती हैं तो उसके अंदर उसको भी जनरेट किया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, ईच फॉर्म हैज यूनिक, ताकि वो उस मुल्क से खत्म ही ना हो जाए। अच्छा, ईच फॉर्म हैज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक व्हिच मेक इट सूटेबल for raising one crop only. Table 5.1 indicate that the crop selected for each farm, the annual cost of planning 1 acre of the crop, the expected revenue to be derived from the each acre, and the fixed cost associated with operating each cost। देखिए ये टेबल आपके सामने बना हुआ है, इसके अंदर है फार्म नंबर 1, 2 एंड 3। इसमें पहले वाले फॉर्म के अंदर उन्होंने सोयाबीन उगाई है, दूसरे में कॉर्न है और तीसरे में पोटैटो के बारे में डिस्कशन की है, ठीक है। अब ये जो है कॉस्ट है, ये $900 ये इसकी कॉस्ट है, और यहाँ पे आप देखिए ये फिक्स कॉस्ट है। ये अगर फिक्स कॉस्ट है तो इसका मतलब है कि ये वेरिएबल कॉस्ट है 900x1। अब ये फॉर्म 1 के अंदर इस रो में हम अगर ये देखें फॉर्म 1 2 3 इस तरह लिखा होता ना, इस तरह से 1 2 3, फिर मैंने नीचे की तरफ पढ़ना था, वर्टिकल पढ़ना था, अब मैं हॉरिजेंटल पढ़ूंगी, यानी यहाँ पे 900x1 लिखूंगी और ये 150,000, ठीक है। ये मेरे पास कॉस्ट का फंक्शन है, ये वेरिएबल कॉस्ट है और ये मेरे पास फिक्स कॉस्ट आएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मेरे पास आ जाता है स्टूडेंट कॉलम वेरिएबल कॉस्ट का और ये मेरे पास आएगा फिक्स कॉस्ट का, ठीक है। जब मैं दोनों का कॉस्ट फंक्शन इसका निकालूंगी ना, जिस वक्त अगर मुझे कहा जाता है कि कॉस्ट फंक्शन इसका निकालें तो मैं इसका C of x1 करके लिखूंगी कि 900x1 प्लस 150,000, ठीक है, और इसका मैं लिखूंगी 1100x2 प्लस 175,000। इसका मैं लिखूंगी थर्ड वाले का कॉस्ट ऑफ 3 जो है वो मैं लिखूंगी 750x1 x3, देखिए थर्ड वेरिएबल है ना, तो थर्ड x3 प्लस 125
1000, ठीक है। ये मेरे पास अभी कॉस्ट का फंक्शन बना है। आगे उसने क्या कहा है, इन एडिशन टू द फिक्स्ड कॉस्ट एसोसिएटेड विद ऑपरेटिंग ईच फॉर्म देयर आर एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट 75,000। उसने कहा है कि ये सारे तो आपने फिक्स कॉस्ट कह दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरे पास प्लस करके ये खर्चा भी पड़ रहा है। ये खर्चा किस वजह से पड़ रहा है, हो सकता है कि वो मुख्तलिफ तरह की सीट्स चेक करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज में विजिट करे, उसके लिए जो उसको एरोप्लेन या फिर वहां पे जो होटलिंग है उसमें खाना पीना रहाइश वहां पे उसका, यानी वो डिफरेंट अपनी चीज को इम्प्रूव करने के लिए वो कह रहा है कि मेरे पास 75,000 का एक्स्ट्रा खर्चा भी हो सकता है कि वो अपनी जमीन को दिखाने के लिए मुख्तलिफ चैनल वालों को बुलाए कि आप इसको टीवी पे जरा प्रमोट करें, तो उसके ऊपर जाहिर बात है चैनल वाले फ्री में तो नहीं आ जाएंगे, उसके ऊपर उसका खर्चा। या हो सकता है कि वो कुछ कंपनीज के साथ बात करें कि अपनी जमीन दिखाए या इस तरह से, तो उनको बुलाना, उन पे होटलिंग चार्जेस, उनका हो सकता है कि ट्रैवलिंग चार्जेस भी वो अफोर्ड करे या उनका खाना पीना भी अफोर्ड करे। इन सारी चीजों पे वो कहता है कि ये जो फॉर्म नंबर 1 पे खर्चा हुआ है फिक्स, 2 पे, 3 पे, लेकिन ओवरऑलिंग में मेरे पास यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल उसने किया हुआ है इन एडिशन, ठीक है क्या, कि मेरे पास इनके बाद अलावा भी $75,000 का खर्चा एक्स्ट्रा पड़ता है फॉर द कॉर्पोरेशन एज अ होल। डिटरमिन द प्रॉफिट फंक्शन, उसने कहा है कि आप एक तो प्रॉफिट फंक्शन निकालें, पी ऑफ एक्स को निकालें। पी ऑफ एक्स आपको पता ही है कि पी ऑफ एक्स का फार्मूला क्या है, आर माइनस सी, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू ये है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब उसने वैसे ये कहा है कि जी स्मॉल आर से डिनोट किया, हम खैर कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, कॉस्ट को कैपिटल सी से, एफ को सी को फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीजें स्टूडेंट आ गई, लेकिन जब तीनों फॉर्म्स की आप बात करेंगे ना, तो तीनों फॉर्म्स के अंदर इन तीनों को आप प्लस कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है। 900x1 प्लस 1100x2 प्लस 750x3 प्लस करके इन तीनों को प्लस करेंगे और साथ ही प्लस कर देंगे इसके अंदर 75,000 जो एक्स्ट्रा उसका एडिशनल चार्जेस है, ठीक है। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है स्टूडेंट आपको, ठीक है स्टूडेंट। मैम ये लास्ट वाला स्टेप दोबारा समझाओ। मतलब देखें, आपको ये बताया गया है कि अब यानी ये जो आपका कॉस्ट है, ठीक है, ये मैंने तीनों के अलग-अलग कॉस्ट निकाल दी, क्योंकि हमने उसने ये कहा है कि डिटरमिन करें आप प्रॉफिट फंक्शन, ठीक है। प्रॉफिट फंक्शन का मतलब है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है। तो रेवेन्यू तो मेरे पास अभी ये आ जाएगा 1300x1 प्लस 1650x2 प्लस 1200x3, ठीक है, तीनों चीजें आ जाएंगी, ठीक है। रेवेन्यू ये हो जाएगा, लेकिन माइनस उसमें हम करेंगे कॉस्ट को। कॉस्ट का जो फंक्शन है मैंने तीनों का अलग-अलग बनाया, यानी कि 900x1 प्लस 150,000, ठीक है। फॉर्म 2 का जो कॉर्न का है 1100x2 प्लस 175,000, थर्ड है 750x3 प्लस 123। लेकिन जब बंदा चूंकि एक ही है काम करने वाला, तो वो अपने तीनों खेत जो हैं, तीनों जो फॉर्म्स हैं, उनके अंदर वो इकट्ठा ही उसको ऐड करेगा। तो उसके लिए तीनों इक्वेशन के दरमियान मैंने प्लस का साइन लगा दिया, 900x1 प्लस 1100x2 प्लस 750x3, ठीक है। और इसके अलावा ये जितने उसके फिक्स कॉस्ट साथ में पड़ रहे हैं उन सारों को भी वो ऐड कर देगा। और इसके अलावा उसने ये कहा है कि मेरे पास ये तीनों फिक्स कॉस्ट तो हैं, इसके अलावा फिक्स कॉस्ट में 75,000 एक्स्ट्रा ऐड भी किए जाएंगे, ठीक है, ये तीनों। अच्छा जी, अब जरा मैं सोल्यूशन की तरफ आती हूँ, आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जी स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा, आर ऑफ एक्स है 1300x1 प्लस यहाँ पे देखें 1650x2, ठीक है। ये वेरिएबल 2 है तो इसके साथ x2, आर ऑफ x जो होता है वो x इसके साथ वेरिएबल आता है। ये 1300x1 प्लस 1650x2 प्लस 1200x3, ठीक है। ये तीनों आर ऑफ एक्स की समझ आ गई आपको, तीनों का कंबाइन करके तीनों का रेवेन्यू, यानी कि सोयाबीन को बेचने से 1300 मिले हैं उसे, और कॉर्न को बेचने से उसे 1650 मिलते हैं, और पोटैटो को बेचने पे 1200, यानी ये पर बैग के हिसाब से, ठीक है। x1 का मतलब है जितनी क्वांटिटी का ऑर्डर आएगा, ठीक है। और पर जो होती है सैक होती है, जो एक बोरी होती है, उसके हिसाब से आप कह लें। और बोरी यानी x2 जो है कॉर्न जो है उसका अगर आप करेंगे सेल करेंगे तो वो 1650, और x3 जो है वो यानी पोटैटो को सेल करते हैं तो उसको 1200 का प्रॉफिट है। बेसिकली आप देखें तो सोयाबीन बनाने नहीं कॉर्न बनाने में उसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट जा रहा है, ठीक है। सैक जो होती है आमतौर पर 40 मन की एक बोरी को ले लिया जाता है, तो वो क्वांटिटी फिक्स कर दी जाती है। अच्छा जी, अब बात कर देखते हैं रेवेन्यू आपके पास ये आ गया, कॉस्ट मैंने अभी आपको बना के दिखाया था, अब मैं यहाँ पे इसको कंबाइन करके देखें। 900x1 प्लस 150,000 फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 और प्लस एक्स्ट्रा। अब 900x1 प्लस 1100x2 प्लस 750x3
और ये जो बाकी एक्स्ट्रा जो कांस्टेंट वाली वैल्यूज थी उनको ऐड किया तो 525,000 आपके पास आ गया। ठीक है, अब ये रेवेन्यू है और ये कॉस्ट है, तो उसने प्रॉफिट निकालने के लिए क्या किया है, बेसिकली तो ये क्वेश्चन था कि डिटरमाइन करें प्रॉफिट। प्रॉफिट जो होता है उसका फंक्शन क्या कैसे आपके पास आ जाता है, जो होता है प्रॉफिट होता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर आप ले लें, इसका नाम 1 कर दें, ये इक्वेशन नंबर 2 कर दें, इसके अंदर आपने पुट कर दिया रेवेन्यू के पहले हमने इक्वेशन ब्रैकेट्स में यूज करें इसको, वैसे ये देखें तीनों जो है रेवेन्यू आपने पहले पुट कर दिए, माइनस करके आगे आपने ब्रैकेट में यूज करना है। बेसिकली आप पहली वाली इक्वेशन को भी आप ब्रैकेट में ही यूज करें। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि अंदर जब मल्टीप्लाई बाय माइनस होता है तो वो साइन चेंज हो जाते हैं। अच्छा, अब ये वाली इक्वेशन जो है ये हमने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, और ये जो है रेवेन्यू की वो यहाँ पे आपके पास आ गई। ठीक है, अब आपने माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई भी किया है तो 1300 x1 माइनस 900, ये देखिए मैं जरा टिक लगा देती हूँ कि इन दोनों को माइनस किया है तो ये आ गया 400 x1, तो 1650 x2 माइनस 1100 x2, तो ये आपके पास 550 आ गया। 1200 x3 माइनस 750 x3, 450 x3 आ गया। तो बाकी जो माइनस करके 525,000 ये आपको ये प्रॉफिट आ गया। अच्छा, अब उसने ये कहा है कि आप अगर एक बात उसने कही है कि अब इस इक्वेशन को देख के तो नहीं पता चल रहा, तो इसलिए उसने कहा है कि आप ये x1 और x2 और x3 का आपके पास कितना ऑर्डर आता है, मींस ये क्वेश्चन के अंदर ही आप देखें, नहीं इसमें नहीं, चले किसी और क्वेश्चन में लिखा होगा कि ऑर्डर जो है वो आपके पास आ जाता है कि भी x1 20,000 कर दें, x2 इतना कर दें, इस तरह। ठीक है, ये यहीं पे एंड हो गया। अच्छा, ये चीज आ गई आपके पास फ्रेंड। अब यहाँ से आगे देखें, एक्सरसाइज है 5.1 की तरफ हम आते हैं। Write the general form of a linear function involving the 5 independent variable। ठीक है, तो आपके पास अगर कह दिया जाता है कि 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का अगर आपने इस्तेमाल करना है तो उसके बारे में हम डिस्कशन देखते हैं। मेरे पास एक और, शायद मैंने कल भी एक क्लास को पढ़ाया था तो उसको भी मैंने बहुत अच्छा, उसमें ये मेरे पास एक्सरसाइज जो है ना वो मेल में आई नहीं थी, इसलिए हमने उसके अंदर फाइल पे ज्यादातर मैंने काम किया था, तो मेरे पास हुआ तो मैं वो भी आपको जो है वो इसमें अटैच कर दूंगी। वो वाली फाइल थी, वो मैंने किसी और यूनिवर्सिटी में टीच किया था। अच्छा जी, अब बात करते हैं कॉस्ट फंक्शन के बारे में। सॉरी, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। मैं दोनों फाइल शेयर कर दूंगी स्टूडेंट, वो जो मैंने दूसरे है उसमें रिफाक में लेक्चर दिया था तो उनकी भी चूंकि ऑनलाइन होगी ये पॉलिटिक्स की वजह से, तो वो भी अटैच कर दूंगी इसमें फाइल, उसमें सोल्यूशन ज्यादा है की हुई है मैंने। अच्छा, अब मैं आपको बता रही थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द, एक मिनट क्वेश्चन को मैं भूल गई क्या था, राइट द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर फंक्शन इन्वॉल्विंग 5 इंडिपेंडेंट, राइट द जनरल फॉर्म, राइट द जनरल फॉर्म, आगे चले इन्वॉल्विंग लिखना है या ऑफ 5, मैंने छोटा करके क्वेश्चन लिख दिया है 5 वेरिएबल्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए तो इसका सोल्यूशन जो है ना वो यही होगा कि आप लिखेंगे कि f of x1 y इज इक्वल टू 5 वेरिएबल्स उसने कहा ना, x2 x3 x4 x5, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, इनकी वजह से सिलेक्ट होता है। ये असल में क्वांटिटीज हैं, 5 प्रोडक्ट्स तैयार हो रही हैं। ठीक है, वो जितना ऑर्डर आएगा तो फिर ही चीज की आउटपुट बनेगी ना, इसलिए इसे इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो ये स्टूडेंट आप इस तरह से लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, अपनी तरफ से ये इसकी जनरल फॉर्म आपने लिख दी। उसने कहा कि कोई सा फार्मूला एक फॉर्म बनाए, 5 वेरिएबल्स उसमें इन्वॉल्व हो, तो हमने इस तरह से उसको जनरल फॉर्म्स की दे दी है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका है क्वेश्चन नंबर, हम आते हैं 5 की साइड पे आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है, आप देख रहे हैं ये 2 3 4 जो है ना ये तो आपने खुद करने हैं, ये पे एग्जांपल नंबर जरा 175 1 निकाल लीजिएगा। निकालना आपने यही कुछ है कि क्या सैलरी है, क्या उसकी कॉस्ट है, तो क्या उसका प्रॉफिट जीरो। प्रॉफिट जीरो किस वक्त होगा, जिस वक्त आप पी की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं ना। नहीं हम ये नहीं नहीं, ये तो दूध का कब दिया था। अच्छा अच्छा जी जी, ये जरा देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, सॉरी स्टूडेंट। मैन्युफैक्चरर ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर्स है, एक कंपनी है उसने कुछ कंप्यूटर्स बनाए हैं, तो उसमें डिफरेंट तरह के मॉडल्स यूज किए हैं। ठीक है, मॉडल नंबर है 1, मॉडल नंबर है 2 और मॉडल नंबर है 3। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रिटर्न भी होगा जी। यहाँ पे है, मैन्युफैक्चरर ऑफ माइक्रो कंप्यूटर प्रोड्यूसेस 3 डिफरेंट मॉडल्स हैं, 3 मॉडल्स हैं, मॉडल 1 मॉडल 2 मॉडल 3। द फॉलोइंग टेबल समराइजेस होलसेल प्राइसेस। ठीक है, होलसेल प्राइस
मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट आर 25 मिलियन। उसने इस टेबल के अंदर एनुअल कॉस्ट नहीं लिखी, ठीक है। अब जरा देखिएगा, पहले स्टूडेंट फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 इस तरफ थे, ठीक है, यानी कि कॉलम वाइज थे। अब देखिए उसने हॉरिजेंटल साइड में ले लिए वेरिएबल, यानी x1 x2 x3 इधर ले लिए, ठीक है। मॉडल 1 यानी इस तरह लिख सकता था वो, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, लेकिन उसने ये कहा कि हम एक ही चीज पे डिपेंडेंट ना रहे। उसने टेबल को दूसरी तरीके से जो है वो बना के भी दिखाया है आपको। और उसने यहाँ पे कॉस्ट का जो है ना कॉलम रो वाइज वो नहीं लिखा। उसने कहा है कि वो सबका ओवरऑलिंग में 25 मिलियन है। अच्छा अच्छा, आप जरा देखिएगा स्टूडेंट कि यहाँ पे मुझे आपसे ही डिस्कशन करनी है। ये कंप्यूटर के मॉडल्स हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। मॉडल 1 x1, मॉडल 2 x2, मॉडल 3 x3 है, ठीक है। यहाँ पे आप इसे x1 का नाम हम यूज करेंगे अगर इसमें जरूरत पड़ी, और इसका नाम x3 का नाम। होलसेल, ये बताइएगा होलसेल प्राइस क्या होगा? कॉस्ट है, प्रॉफिट है, या रेवेन्यू है? बताएं, कोई स्टूडेंट बता दे, बताइएगा। होलसेल किसको कहते हैं जी स्टूडेंट? सुन भी रहे हैं या फिर आप ऑन करके बस? जी हसन, हसन। अच्छा, मुनज़्ज़ा बता दें। मैम होलसेल रेवेन्यू मतलब होगा। हाँ जी, होलसेल आपने सारी की सारी चीज अपनी बेच दी है, तो आपको जो लोगों से चीज मिली है वो रेवेन्यू है, ठीक है ना। यानी आपने अभी इसके अंदर अपना प्रॉफिट और अपनी कॉस्ट दोनों चीजें आपकी पड़ी हुई हैं। यानी आपने जितनी भी प्रोडक्ट है वो आपने, होलसेल का मतलब यही होता है कि आप चीज अपनी कोशिश करते हैं सारी की सारी निकाल दें, ज्यादातर बल्क की फॉर्म में निकाल दें आप, ठीक है। आमतौर पे होलसेल के अंदर प्रॉफिट भी होता है, यानी कि जस्ट लाइक कोई कंपनी बल्ब बना रही है, ठीक है, तो वो कहेंगे 100 बल्ब्स का पूरा एक कार्टन जो है ना वो सेल कर देते हैं, तो वो बड़े मुनासिब प्राइस में सेल कर देते हैं। तो जब वो मार्केट में शॉप वाला जो है वो उसको एक बल्ब को, अगर मुझे पता नहीं है क्या बल्ब के प्राइस है, अगर चले $25 का भी बल्ब को सेल करता है अगर वो, तो जिससे उसने खरीदे होते हैं ना, उससे उसने $10 के हिसाब से खरीदे होते हैं। लेकिन उसके अंदर वो कहता है कि अगर मैंने आपको 100 बल्ब सेल किए हैं ना, तो इसके अंदर 40 बल्ब खराब भी हो सकते हैं। वहां पे प्रोबेबिलिटी यूज होती है। यानी वो कहते हैं हमने चूंकि इतनी दूर से हम लेकर आ रहे हैं, तो वो हिल हुल के कुछ चीजें इसमें टूट सकती हैं। इसलिए होलसेल का ये होता है, चीज जो है उसमें हाफ प्राइस से कम पे मिल रही होती है हमें, हम अक्सर इसलिए होलसेल को खरीद रहे होते हैं। यानी लेकिन उसमें ये है कि बहुत सारे डिफेक्टिव पीस होते हैं। कोई टॉयज हैं तो आप उनको देखेंगे तो वो हम अक्सर कह रहे थे कि तो चल ही नहीं रहा, असल में उन्होंने होलसेल में खरीदा होता है। तो अक्सर वो चीजों को पैकिंग करते वक्त या एक जगह से दूसरी जगह वक्त करते वक्त चीजें खराब हो जाती हैं, तो इसलिए फिर जो है वो आपको इस तरह। अच्छा खैर, ये रेवेन्यू हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जरा देखिएगा स्टूडेंट, ये पूरी इक्वेशन इस तरह, पहले हम इस तरह इक्वेशन बना रहे थे ना, अब ये वाली इक्वेशन इस तरह तैयार होगी रेवेन्यू की। 500 x1 प्लस 1000 x2 प्लस 1500 x3, ठीक है। ये आपका आर ऑफ एक्स इस तरह तैयार होगा, ठीक है। x1 x2 x3। मटेरियल और लेबर, ये दोनों चीजें जो है स्टूडेंट ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। यानी कि 175 x1 मटेरियल जो है और ये भी x1, ठीक है, प्लस करके ये x2, ये भी x2, प्लस करके x3, ये भी x3, ठीक है। वेरिएबल के साथ x का वेरिएबल इस्तेमाल होता है। और ये 1 मिलियन जो है, मैं ना इसको जरा सा, मेरा ख्याल है कि उस पर नोट करती हूँ, आपको पेज पे कराती हूँ, फाइल पे सॉरी ओपन कराती हूँ इसमें। अच्छा जी, हाँ जी स्टूडेंट, यहाँ पे जरा देखें, क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 5.5। एक्सरसाइज 5.1 है, और इसके साथ मैं एक और फाइल भी अटैच कर दूंगी। इसमें ना ज्यादा अच्छा वो मतलब सारे का सारा मैंने आपको पहले बताया ना, मेरे से ये एक्सरसाइज 5.1 मेल नहीं हो रही थी, कल पता नहीं कुछ नेट का ऐसा इशू था मोबाइल से, तो इसके लिए फिर जो है वो मैंने एक उनके साथ किया था कि वो ज्यादातर फाइल पे काम नोट करा दिया था। अच्छा, आप जरा देखिएगा स्टूडेंट कि पहला जो है आपके पास ये क्वेश्चन तो है, लेकिन मैं इसकी सोल्यूशन की तरफ से आ रही हूँ कि ये सोल्यूशन जो है, डिटरमिन अ जॉइंट टोटल रेवेन्यू फंक्शन है, ये आपका ए पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए पार्ट है
डिटरमिन द ज्वाइंट रेवेन्यू फंक्शन है, ठीक है। ये मेरे पास है इस तरह से रेवेन्यू। ए पार्ट में हमने करना है, मैं ओवरऑल सारा नहीं लिख रही, थोड़ा सा लिख रही हूँ कि इसमें डिटरमिन रेवेन्यू फंक्शन, ठीक है। आगे आप सारे के सारे इसकी डिटेल पढ़ लीजिएगा। आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू रेवेन्यू आपके पास है होलसेल, ठीक है, 500 x1 प्लस 1000 x2 प्लस 1500 x3, ठीक है। इसका नाम मैंने रख दिया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सेकंड में अच्छा ये तो आ गया आपका रेवेन्यू फंक्शन आ गया, इसका आंसर भी यही आ गया, ठीक है। लेकिन अगले पार्ट्स में इसके यूज हो गए, इसलिए मैंने क्वेश्चन का नंबर रख दिया, ठीक है। बी पार्ट में उसने क्या कहा है, डिटरमिन द एनुअल टोटल कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। टोटल कॉस्ट के अंदर ये आपके पास है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे है डिटरमिन टोटल कॉस्ट फंक्शन, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अच्छा अब ये देखें स्टूडेंट, सामने आप देखते जाएंगे वेरिएबल कॉस्ट है 175 x1 प्लस 100 x1। आपके पास जो लेबर है या मटेरियल है ये दोनों वेरिएबल है, दोनों के साथ x1 400 x2 प्लस 150 x2। सिमिलरली x3 की तरफ देखिएगा कि वो कौन सा वेरिएबल आ रहा है, 750 x3 750 x3 प्लस 225 x3 प्लस फिक्स कॉस्ट। आपको पता होगा स्टूडेंट कि 1 मिलियन में आपके पास 6 जीरोस होते हैं, 1 लाख में जैसे 5 जीरोस होते हैं ना, तो 1 मिलियन में तो ये 25 इसने मिलियन लिखा है, तो इसका मतलब है कि इसमें 6 जीरोस होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपकी आ गई 2, ठीक है। तो अब यहाँ से आगे हम आते हैं कि आपके पास ये है टोटल कॉस्ट को आप सी ऑफ एक्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये रेवेन्यू आ गया। अब सी में मेरा ख्याल है वो कहता है कि डिटरमिन करें प्रॉफिट, हम देख लेते हैं एक नजर। सी पार्ट में डिटरमिन द प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन, तो P ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है R ऑफ एक्स माइनस C ऑफ एक्स, ठीक है। R ऑफ एक्स का मतलब इक्वेशन नंबर 1 पुट करेंगे और C ऑफ एक्स का मतलब इक्वेशन नंबर 2 पुट करेंगे। चलिए बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, P ऑफ एक्स यानी प्रॉफिट, यहाँ पे देखिए x का नाम है, मैं इसको x1 x2 x3 का नाम अभी देती हूँ। अगर R ऑफ एक्स जो है, चले x1 x2 और x3 का नाम दे देती हूँ। उसकी वजह ये है कि R ऑफ एक्स जो है उसमें x1 x2 x3 है। यहाँ से देख लेते हैं जी, 500 x1 प्लस 1000 x2 और C जो थर्ड पार्ट था वो क्या था आपके पास R ऑफ एक्स का 1500 माइनस किया आपने, ये आ गया आपके पास R ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 माइनस C ऑफ एक्स ये आपके पास ब्रैकेट में लिख रहे हैं 175 x1, चलिए जी थोड़ी सी जगह है, अच्छा जी, प्लस ये देखिए C ऑफ एक्स का फंक्शन मैं लिख रही हूँ 100 x2 x1 प्लस 400 x2 प्लस 150 x2 प्लस 750 x3 प्लस 225 x3 प्लस 25 मिलियन, ठीक है। अच्छा जी ये आपके पास आ गया, ठीक है। P ऑफ एक्स आ गया स्टूडेंट, मैंने इसीलिए P ऑफ एक्स के साथ इधर ब्रैकेट में कोमा लगा के वो चीजें लिख दी हैं। P ऑफ x1 x2 3 प्रोडक्ट्स है ना, जो भी है मॉडल 3 है, ब्रैकेट इसका इस्तेमाल खत्म करते हैं। 500 x1 प्लस 100,000 x2 प्लस 1500 x3 माइनस 175 x1 माइनस 100 x1 माइनस 400 x2 माइनस 150 x2 माइनस 750 x3 माइनस 225, अगले पेज पर चला गया, x3
-225 मिलियन, ठीक है ना। ये देखें आपके, सॉरी ब्रैकेट नहीं है, ये जितना भी माइनस है वो सारों के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो गया ब्रैकेट के साथ। अच्छा अब यहाँ से आगे देखें कि 500, अभी इसको जो है जो x1 वाली वैल्यूज है ना उनको हम करते हैं। आप लोग मेरे साथ जरा कॉपरेट करें कैलकुलेटर यूज करते हुए। 500 x1, ये मैंने टिक लगाई है x1 के ऊपर, प्लस 100 x1 माइनस 175 x1, जिन पर टिक है ये x1 के वेरिएबल्स हैं, इन सबको इकट्ठा कर देते हैं जी। कितना आ जाता है स्टूडेंट? 500 माइनस 175 मैम माइनस 100। 425। स्टूडेंट 3 नहीं आ रहा, 325 नहीं आ रहा, दोबारा से देखें। नो मैम 425 आता है। मुझे शक जो है जरा, आप यकीनन सही बता रहे होंगे, जरा मैं जरा देख लूं। 500 माइनस 175 x1 माइनस 100, 225 है ना। देखिए ना, आपने 500 में आप मार्केट आपके पास जाते हैं, आपके पास 500 रुपीज है, आपने 175 का फॉर एग्जांपल आपने ऑयल ले लिया है, 100 की आपने कोई अपनी पसंद की कोई चॉकलेट ले ली है, तो 500 में से आप देखें ना 275 निकाल देंगे तो आपके पास 225 बचेंगे ना स्टूडेंट। अजम्पशन पे ना किया करें काम, आप हमेशा जो है एग्जैक्ट कैलकुलेटर यूज किया करें। अब इस तरह पेपर पे लिख के आ जाएंगे तो आपके मार्क्स तो कट जाएंगे ना। एग्जैक्ट बताएं, मैंने तो खैर जनरली तौर पे देख लिया था कितने 100 बचते हैं, तो इसलिए 225 x1 जी। अब बताइएगा 100, अब सही बताइएगा 100 x2। अब इस पे मैंने स्टार बना दिया है, स्टार का मतलब है जिन पे स्टार है। 10 मिनट्स स्टूडेंट, अब ये बस मीटिंग ओवर होगी तो बस फिर ओवर ही समझिएगा इसे। अच्छा जी, 1000 x2 माइनस 400 x2 और माइनस 150 x2 जी। जल्दी बताइएगा स्टूडेंट ये क्या आता है इसका, ये मैंने स्टार लगाए हैं जिनके ऊपर। 1000 में से 400 निकाला, 600, 600 में से जी कितना? 450 मैम यहाँ 450 आ रहा है। ठीक है, 450 x2 ठीक है। और x3 देख लें स्टूडेंट, अगर x3 में अगर आप देख लें इस पे क्रॉस लगा देते हैं कि ये जो x क्रॉस वाले है ना इनको इकट्ठा हम ले रहे हैं, ठीक है। 1500 में 750 माइनस किया तो 750, और फिर उसमें माइनस कर दें 225, कितना आता है जल्दी बताइएगा जी स्टूडेंट, बताइएगा। 525 525 ठीक है, अब देख लेते हैं कि वो कोई मिस्टेक हो भी गई, और ये -25 मिलियन, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट, अब ये तो हो गया सी पार्ट, ठीक है ना, ये इसका सी पार्ट हो गया है। आपका प्रॉफिट आ गया है, प्रॉफिट ऑफ x1 x1, लेकिन इसको देख के ना पता नहीं चल रहा कि क्या है, बस ये पता चल रहा है कि अगर एक बोरी जो है 225 की है, बोरी तो खैर नहीं, मॉडल के अंदर आप समझ लें एक मॉडल जो है वो 225 का है, दूसरे मॉडल के प्राइस 450 है, तीसरे के प्राइस 525 है, लेकिन वो कह रहा है कि मेरा 25 मिलियन खर्चा हुआ है। हो सकता है कि इसको किसी जगह से जो है वो ऑर्डर करके मंगवाया हो, तो इनको मना कीजिएगा जरा बोलने। अच्छा, तो अब यहाँ से देखिएगा, व्हाट इज द एनुअल प्रॉफिट इफ द फर्म सेल्स 20,000 40,000 एंड 10,000, ठीक है। अगर वो कह रहा है, मैं जरा से इसको 20,000 40,000 रिस्पेक्टिवली ऑफ द 3 मॉडल्स, अगर वो कह रहा है कि तीनों मॉडल्स में 20,000 40,000 और 10,000, ठीक है, तो इसको जरा मैं मैक्सिमाइज करके ताकि ना स्पेस मुझे सही मिल जाए जी। ये आपका लास्ट पार्ट है, डी पार्ट। अगर ये आप वर्डिंग खुद लिख लीजिएगा, x1 जो है मॉडल 1 है जी 20,000 है, ठीक है, इसका नाम मैंने क्वेश्चन नंबर कर दिया 4 कर दे या a कर दे जो भी। x2 जो है वो 40,000 अगर उसने कहा है, और x3 की जो डिमांड आई है वो 10,000 आई है, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन के अंदर प्रॉफिट के अंदर से पुट करेंगे, ठीक है। तो हमने ये लिखा बाय पुटिंग x1 x2 x3 वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3, जो आपके पास लास्ट पार्ट था उसके अंदर आपने वैल्यूज इसकी पुट कर देनी है जी। स्टूडेंट आप यहाँ पे देखिएगा, P ऑफ x1 है 20,000 40,000 10,000 इज इक्वल टू 225, x1 की वैल्यू है 20,000 प्लस 450, x2 की वैल्यू है 40,000 माइनस 525, x3 की वैल्यू है 10,000 माइनस 25 मिलियन जी। अब कैलकुलेटर यूज करें स्टूडेंट, बताइएगा
कि क्या प्रॉफिट होगा अगर मॉडल 1 की डिमांड आई है 20,000, दूसरे की 40,000 है, यानी सेल हुए हैं उस शॉप से 10,003 मॉडल सेल हुआ है, तो क्या प्रॉफिट या लॉस आता है जी? 225 20,000 से करें स्टूडेंट, जल्दी कीजिएगा। 4500 4500,000 45 5 जीरो है या 6 45 जीरो लाख आ है? रहा है 5 जीरो है 5 जीरो है। अच्छा 45 लाख प्लस प्लस करें आगे, इसको कीजिएगा स्टूडेंट जल्दी से। 45 मेरे पास 6 मिनट्स हैं, इस 5 मिनट है इस वीडियो के, जल्दी से करें। 450 मल्टीप्लाई बाय 40,000 180,000 मिलियन, ठीक है। यस सर माइनस 525 आगे 4 जीरोस लगा देंगे, माइनस 25 मिलियन जी। इसका स्टूडेंट रिजल्ट बताइएगा। इसका मैम सारों को काउंट करें। सॉरी ये प्लस था साइन, जरा देख लें एक मिनट। मैम ये हम खुद ही कर लेंगे, आगे कैलकुलेशन ही करनी। जी 5 है स्टूडेंट, ये देख लें, ये माइनस 525 आ रहा है, नहीं ये प्लस नहीं आएगा। 1500 में से माइनस किए जी, ये प्लस का साइन आएगा जी। सो यहाँ पे प्लस का साइन आता है, तो ये जो भी है आपके पास रिजल्ट आता है तो वो आप उसको चेक कर लेंगे। तो चलें जी, ठीक है। अच्छा मैम ये लास्ट क्लास है हमारी, हाँ जी। तो मैम पेपर में खाली 5.1 ही आएगी अभी? नहीं मतलब ये नहीं कि, खैर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे इसी तरीके से, चलिएगा एक मिनट फाइल सेव कर दूँ। अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ पे आप जरा देखिएगा 5.1 है इसका। ये 1 to 5 तक क्वेश्चन है, और इसके अलावा जरा देखिएगा 135 कर लें, चलें 1 2 3 4 5 नहीं 135 और 7 क्वेश्चन देख लें, बस मेरा ख्याल है 7 and 9, 7 and 9। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें जरा स्टूडेंट, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने, यानी कि आपने क्या क्या करना है कि कार है, लीजिंग है, ठीक है, और इसके अलावा कार कॉस्ट जो है वो 1500 है, ठीक है, 3 साल के लिए उसने यूज कर लिया। ये मैंने साइड पे थोड़े से हिंट लिखे भी हुए हैं, ठीक है। 45 मल्टीप्लाई बाय 300 इस तरह से करके, मतलब उसका ये 0.18 जो है ये वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आ रहा है, ठीक है। आप देखें कार आर लीज्ड फॉर अ फ्लैट फी ऑफ 0.33, ये भी कॉस्ट के अंदर ही आ रही है थी। फॉर्मुलेशन और टोटल रेवेन्यू फंक्शन आपने बनाना है, ठीक है। अगर 3 साल यूज हो गए, अगर कार की ओरिजिनल प्राइस है 1500 है, तो माइनस आप कर देंगे 15,000 है तो उसके अंदर से माइनस आप कर देंगे 4500, ठीक है। यानी उसने ये लिखा हुआ ना कि 3 सालों के यूज के बाद उसकी वैल्यू जो है वो 4500 कम हो गई है, तो आप 15,000 माइनस 4500 कर देंगे, तो वो जो रिजल्ट है ये साइड पे लिखा भी हुआ है कि ये आपकी कार की जो है वैल्यू, जो कॉस्ट है वो ये रह गई है, ठीक है। तो रेवेन्यू का मतलब है कि ये फंक्शन फॉर्मुलेशन इसी के बारे में। द ओनर ऑफ द एजेंसी जो है एस्टिमेट किया है उसने, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 0.18 है और प्लस 0.33 है, और टोटल कॉस्ट के बारे में, ठीक है, ओवर 3 इयर्स के बाद है। फॉर्मुलेट द प्रॉफिट फंक्शन है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करेंगे, ठीक है। और अगर उसने कहा है कि अगर कार जो है 60,000 पे, एक्स की वैल्यू आप 60,000 पुट कर देंगे, इस तरह से थोड़ा सा इसको आपने देखना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपने जरा इसी तरह से देख लीजिएगा। अ गैस स्टेशन है, द प्राइस पर गैलन चार्ज बाय द स्टेशन इज 1 पॉइंट इसे लीजिएगा 299 है for the unleaded regular and 1.379 for the unleaded premium. Charged by the cost per gallon from the supplier is 1.219 for चलिए बस 7 तक कर लें, इसको भी छोड़ दें, बस एक क्वेश्चन 7 कर लें, 1357 कर लें बस, ठीक है। ये 9 देख लीजिएगा अगर आप कर सकते हो, फॉर प्रैक्टिस बेटर है स्टूडेंट। लास्ट में जो है मैं इसके, खैर इसको तो स्टॉप करती हूँ रिकॉर्डिंग को।